नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। प्यारे बच्चों, अभी अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक पार्ट हमने कवर किया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अभी अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, उसके एसिमेट्रिसिटी, डिसिमेट्रिक, डिसिमिलर, सिमिलर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि ये जो कंपाउंड्स हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के, इसको लिखने का एक तरीका है विशेष तरह का। वो क्या है, वो स्पेशल टेक्निक, इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, फीसर प्रोजेक्शन नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फीसर ने एक मेथड दिया था जिसके थ्रू आप इसको लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? इसको आप इस तरह से प्लस बना सकते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये प्लस। इस प्लस का मतलब है कि बीच में सेंटर में कार्बन है। दैट सेंटर रिप्रेजेंट द कार्बन, बट यू नीड नॉट टू राइट द कार्बन हियर। गॉट इट? तो ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन बीइंग एट द सेंटर, बट कार्बन मेंशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप ऐसे लिख दिए। इसका मतलब है कि सेंटर पे कार्बन है। अब इधर लगा दीजिए OH, Cl, Br, आयोडीन। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि दिस सेंटर वाला कार्बन इज कायरल। तो आप इस तरह से, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से दिखा के आप स्टार बना सकते हैं कि दिस द कायरल कार्बन। और एक कार्बन है, सारे ग्रुप अलग है, इसका मतलब है ये कायरल है। कायरल है यानी एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नो एक्सेप्शन। क्लियर हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब डेक्स्ट्रो या तो लेवो होगा। ठीक है, अब ये और आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए ये कंपाउंड है, CH3 लगा हुआ है इस कार्बन पे, हाइड्रोजन लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है और एसिड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कार्बन कायरल है। ठीक है, अब ये कार्बन को मैंने फीसर प्रोजेक्शन में ऐसे लिखा है। देखिए, ये प्लस का साइन दे दिया, OH इस तरफ लिख दिया, H इस तरफ, ऊपर COH, इधर CH3 लिख दिया। गॉट इट? फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रोटेट कर दीजिए। ठीक है, रोटेशन में क्या कर दीजिए, CH3 इधर ले आइए और H इधर ले आइए। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से रैंडमली अभी आप घुमा दीजिए। ठीक है, ये घुमा दिया हमने। फिर इसके बाद अगर मोर देन वन कायरल कार्बन है तो उसको कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। दो कायरल कार्बन दिख रहे होंगे, दिस कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH3 एंड दिस बिगर ग्रुप। पूरे को पूरे कंटिन्यू लेंगे हम उसको। दिस कार्बन containing H, CH3, Cl and this bigger group. So this two carbons are chiral. This first carbon and this last carbon, first, second, third and fourth, this last carbon will not be a chiral carbon because मैंने बोला था कि इसमें सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ फोर्थ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है कायरल नहीं है। ओके, अब इसको फीसर प्रोजेक्शन में कैसे लिखते हैं? तो दो कायरल कार्बन है तो इस तरह से लिखेंगे। एक पूरा बड़ा सा लाइन बना दिया, और लाइन बना करके ये जो सेंटर में जो दिख रहा है आपको, ये रेड कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, बेसिकली ये आपका दो कायरल कार्बन है, ये वाला, ये। लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये येलो कलर से मैंने आपको बस लिख के दिखा दिया कि दिस टू कायरल कार्बन्स आर हियर। और ये स्टार का मतलब हो गया कि ये दोनों कायरल है। और बाकी HBr सबको अरेंज कर दीजिए। ये Br वाला यहाँ पे हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन था, ये CH3, Cl, हाइड्रोजन, CH3। इस तरह से आप फीसर प्रोजेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा CH3, CHBr, CH2, CHCl एंड COH। गॉट इट? अब प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे? ये भी कायरल कार्बन है, दिख रहा है ना आपको, दिस कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH3 एंड दिस बिगर ग्रुप। And this carbon is chiral because containing hydrogen, chlorine, COH and this bigger group. ये बीच वाला कार्बन is not chiral, because this carbon containing two hydrogen तो सेम हो गया ना, तो नहीं करेगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आपने यहाँ पे, और ये बीच वाला CH2, और ये तो मेंशन करना ही पड़ेगा CH2, और ये इधर कायरल, ये वाला। ठीक है, कायरल वाला प्लस पॉइंट के बीच में आता है। अब देख लीजिए, सबको मेंशन कर दिया। ये CH3, ये CH3, ये ब्रोमीन मैंने ऊपर लिख दिया, जरूरी नहीं कि इधर ही लिखो। ठीक है, ये H इधर लिख दिया, CH2, Cl, H, COH इस तरह से लिख दिया। ये हमारा हो गया जब मोर देन वन कायरल कार्बन होगा, अलग अलग तरीके से मैंने आपको बता दिया। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यहां पे बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने के लिए और ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए कि क्या कुछ कंडीशंस हैं। जी हाँ, कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, यानी कि कंपाउंड में कायरल कार्बन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मॉलिक्यूल, अब देखिए कायरल कार्बन एक भी हो सकता है, तो एक के लिए मैंने आपको बता दिया था कि एक का मतलब ही है, अंडरस्टूड है कि ये कार्बन जो होगा डिसिमेट्रिक होगा, क्योंकि वन एसिमेट्रिक कार्बन is disymmetric also,
और डिसिमेट्री का मतलब वो कंपाउंड जिसको हम बराबर काट नहीं सकते कहीं से भी, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डेक्स्ट्रो होगा, लेवो होगा। क्लियर है? अब सी स्टार ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज्यादा हो गए, ठीक है, तब क्या होगा? तो एक से ज्यादा हो गए थे तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड कैन हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इधर इट कैन नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने का मतलब हम इसको काट नहीं सकते बराबर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब हम इसको बराबर काट सकते हैं, बराबर काट सकते हैं इसका मतलब ये हो गया कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? तो सी ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने आपको केसेस बताए। अब इसको हम पूरा डिटेल से अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले मैंने बस इंट्रो में आपको जानबूझ के वो सब बताया था ताकि थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। अब इसको हम पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सी स्टार 1 हो या सी स्टार ग्रेटर देन 1 हो, ये दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओनली कंडीशन इज एसिमेट्रिक होना चाहिए। बट देयर आर कंपाउंड विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स विदाउट हैविंग एसिमेट्रिक सेंटर। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता है, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। तो मैंने यहां पे जो लिखा है उसको एक बार फिर से थोड़ा सा जहां पे फोर्स करना है मुझे, जहां तक एम्फेसाइज करना है उसको दिखाता हूं। प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर मॉलिक्यूल शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसिमेट्रिक है तब तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो क्या कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा अगर एसिमेट्रिक नहीं है? तो मैंने नीचे लिखा है कि हाँ करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिमेट्रिसिटी इज नॉट द कंपल्सरी कंडीशन। ठीक है, ये और बात है कि एसिमेट्रिक सेंटर वाले करते ही करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एसिमेट्रिक नहीं है उस कंपाउंड में तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। एग्जांपल देख लीजिए, एसिमेट्रिक कार्बन तो आप समझ ही गए होंगे, अब आपको थोड़ा एग्जांपल भी दिखाता हूं। हेंस asymmetric center is not the compulsory condition, got it, for exhibiting optical isomerism as well as optical activity, got it। तो क्या है compulsory condition? तो यही मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि what is asymmetricity and what is disymmetric। कंपाउंड डिसिमेट्रिक होता है, कार्बन के ऊपर हम वॉच करते हैं कि ये एसिमेट्रिक है कि नहीं। एसिमेट्रिक का मतलब हो गया कि कार्बन जिसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हो, और डिसिमेट्रिक का मतलब हो गया वो कंपाउंड जिसको हम बराबर नहीं काट सकते, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। गॉट इट? तो ये बात तो समझ में आ गई कि कायरल कार्बन का होना मतलब कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ये और बात है कि कायरल कार्बन है तो पक्का करेगा, लेकिन बिना कायरल कार्बन के भी कुछ कंपाउंड करते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिसिमेट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ए डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल सर्टेनली एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी ऐसे कंपाउंड जिनको हम बराबर नहीं काट सकते उनको हम बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि डिसिमेट्रिक कंपाउंड में कायरल कार्बन हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो। गॉट इट? अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं। ठीक है, hence note that molecules without having asymmetric center can exhibit optical isomers only if it is disymmetric। अगर वो डिसिमेट्रिक है तो, यानी कि बराबर हम उसको नहीं काट सकते हैं, there is no plane of symmetry। तो so यहां लिखा हुआ ये so molecule can be optically active only if it is disymmetric। अगर कंपाउंड डिसिमेट्रिक है तो पक्का वो एक्टिव होगा। अब फिर से समझ लीजिए, डिसिमेट्रिक है तो एक्टिव क्यों होगा? क्योंकि उसको बराबर हम काट नहीं सकते, तो भाई बहन में झगड़ा होगा केक में, है ना। ऐसा केक जिसको हम बराबर नहीं काट सकते तो झगड़ा तो स्वाभाविक है। और झगड़े का मतलब ही हो गया राइट विंग लेफ्ट विंग, और इसका मतलब ही हो गया डेक्स्ट्रो लेवो। अब आ जाइए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, अगर एसिमेट्रिक यहां पे दिखा हुआ है डिसिमेट्रिक molecules can be optically active only if it is disymmetric, irrespective of the presence or absence of asymmetric center। चाहे उसमें asymmetric center हो या ना हो, अगर
डिसिमेट्रिक है तो कंपाउंड पक्का ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। एसिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। हेंस डीसिमेट्री इज द कंपल्सरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दस फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्वाइट ऑब्वियस है। एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। अब मैं यहां पे आप मुझसे पूछेंगे सर कि ऐसा कंपाउंड बना के दिखाओ जो जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता हो, तो आगे मैं वो दिखाऊंगा। अभी मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, आगे एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, इसलिए हैव पेशेंस। ओके। एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर कायरल कार्बन एक से ज्यादा है और अगर कायरल कार्बन नहीं है, जीरो है, कोई कायरल कार्बन नहीं है, यानी कि मैं वहां पे बात कर रहा हूं ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन नहीं है बट कंपाउंड डीसिमेट्रिक है, ठीक है। कंपाउंड डीसिमेट्रिक है, कायरल कार्बन नहीं है और कंपाउंड डीसिमेट्रिक है, ये कंडीशन हो सकता है। कायरल कार्बन नहीं है और कंपाउंड सिमेट्रिक हो, यानी जिसको हम बराबर काट सकते हैं। अगर हम बराबर काट सकते हैं तो किसी तरह का झगड़ा नहीं होगा। सो नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेकिन अगर कंपाउंड डीसिमेट्रिक है, भले ही कायरल कार्बन ना हो, देखो कायरल कार्बन नहीं है तब तो हम जानते ही हैं कि डीसिमेट्री मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन मैंने अभी बताया कि कायरल कार्बन नहीं है बट कंपाउंड डीसिमेट्रिक है तो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेकिन अगर कायरल कार्बन नहीं है और कंपाउंड सिमेट्रिक है तो नहीं करेगा। लेकिन अगर सी स्टार ग्रेटर देन 1 देख लो, तो अगर सी स्टार ग्रेटर देन 1 में मैंने आपको दिखाया था कि अगर कंपाउंड सिमिलर है तो कुछ पार्ट ऑप्टिकल आइसोमर शो कर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। यानी कि अगर ग्रेटर देन कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो गया तो मैंने बताया था कि कुछ जो होते हैं जनरेशन अलाइव पैदा होते हैं और कुछ जो होते हैं नहीं होते, ठीक है, डेड हो जाते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जब ये वाला स्पेशल केस है जो मैंने डील कर दिया। अब आ जाइए सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसको जरा अच्छे से समझिए कि क्या होता है सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज होना। प्यारे बच्चों, आपने मिरर देखा होगा, ठीक है। अब सोचिए मिरर के सामने एच अल्फाबेट को लेके आते हैं, एच अल्फाबेट को, तो कैसा दिखेगा एच अल्फाबेट? लुक, यहां पे मैं बना रहा हूं एच और ये मिरर बना रहा हूं और ये एच, क्लियर है। अब मैं एक अल्फाबेट और लेता हूं आर और ये मिरर बना रहा हूं और ये आर ना कुछ ऐसा होगा, करेक्ट है। इस एच को उठा करके इस एच पे आप रख सकते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये सुपर इम्पोज हो गया। इस आर को इस आर पे आप नहीं रख सकते उठा के। अगर उठा करके इसको ऐसे ऐसे है ऐसे और उठा के ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ये दो है, दोनों मिरर है, मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये लेटर होता है तो लेटर का ये वाला पोर्शन मिरर से टच होगा ना। जैसे एच है तो एच ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे दिख रहा है एच, मान लीजिए ऐसे एच है तो ये वाला इसके साथ टच हो रहा होगा, मिरर में टच करके रखा है, इसको उठा के ऐसे रखना है तो पूरा एच जो है कंप्लीटली एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे सुपर इम्पोज कर दिया। लेकिन अगर आर है तो नहीं करेगा। आर का देखिए ये वाला पार्ट जो है, जो आर का निकला रहता है बॉटम में, वो इस तरफ आ जाएगा, क्लियर है। तो आर ओवरलैप नहीं करेगा, एच ओवरलैप कर जाएगा उठा के रखेंगे तो। एक बात याद रखिएगा, उठा के रखने का मतलब ये नहीं है कि उसको फ्लिप करके उठाइएगा, उसको बस आप उठा सकते हैं यूं और यूं रख सकते हैं, फ्लिप नहीं करना, ऐसे करके नहीं रख सकते। कंडीशन है ये, जब भी आपको सिमेट्रिसिटी चेक करना हो या डिसिमेट्रिसिटी तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये है उठा के रखा। रोटेट कीजिए, रोटेट करके देखिए कि बराबर आ रहा है क्या, रोटेट कर सकते हैं लेकिन फ्लिप नहीं कर सकते, गॉट इट। तो अगर मैं बोलूं कि सुपर इम्पोज करने की बात, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, ये मेरा हाथ, ये बीच में मिरर है, ये ले लिया, ठीक है। ये मेरा थंब जो है इस तरह से दोनों टच हो रहा होगा मिरर में, ठीक है, और इसको मुझे इसके ऊपर ओवरलैप कराना है। अगर आपने फ्लिप कर दिया तो ओवरलैप कर जाएगा, फ्लिप नहीं करना है, कंडीशन यही है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखिए ओवरलैप नहीं कर रहा है, करेक्ट। क्या घुमाने के बाद करेगा?
थंब आ तो रहा है एक तरफ लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है। क्या और कोई तरीका है जिससे वो ओवरलैप करने लग जाए? किसी भी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा। रोटेशन करके देख सकते हैं, ठीक है, फ्लिप नहीं करना अलाउड है बस, ठीक है। तो ये जो मेरा पाम है वो आपका एग्जांपल है नॉन सुपर इम्पोजेबल का, ठीक है। अब लेटर से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एच जो है ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, आर ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। आर ओवरलैप नहीं करेगा तो आर को हम नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे और एच को सुपर इम्पोज करना बोलेंगे, ठीक है, यानी ओवरलैप करना बोलेंगे, और आर को बोलेंगे ओवरलैप नहीं करता है। तो वर्ड यूज करेंगे आप सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज, एक दूसरे का ये मिरर इमेज है। तो किस तरह के मिरर इमेज है एक तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ मास्टर्स लिखा हुआ है, पता नहीं ये पिछली वीडियो में दिखेगा आपको उल्टा दिख रहा होगा ये, ठीक है। और इस वीडियो में पता नहीं, हो सकता है फ्लिप ना करूं तो ये आपको सीधा दिखे, इसलिए इसका एग्जांपल छोड़ देते हैं। एनीवे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन शो करता है? कंपलसरी कंडीशन मैंने बता दिया, डी सिमेट्रिक कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसा केक, ऐसे कंपाउंड जो कि बराबर नहीं कट सकते, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी अगर डीसिमेट्रिक कंपाउंड है तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, यानी कि वो बराबर नहीं कट सकता। देख लीजिए, एच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको आप बराबर काट सकते, लेकिन आर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। तो आर को आप डीसिमेट्रिक की तरह समझ सकते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, ओवरलैप नहीं कर रहा। मिरर इमेज इज अनदर ऑप्टिकल आइसोमर्स, करेक्ट ना, ये एक अलग तरह का दिख रहा है। तो मिरर इमेज क्या हो गया? अनदर ऑप्टिकल आइसोमर्स। बोथ विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स, बोथ विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। इट हैज नॉन सुपर डीसिमेट्रिक का कंडीशन देख लीजिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए क्या है? डीसिमेट्रिक होना चाहिए कंपाउंड, एंड इट हैज नॉन, अगर डीसिमेट्रिक है तो क्या होगा? नंबर 1 नॉन सुपर इम्पोसिबल, नंबर 2 मिरर इमेज is another optical isomers and both will be optical isomer, ठीक है। ऑप्टिकली OI लिखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव लिखना चाहिए था, ठीक है। एक सेकंड जरूर रुकिए, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये बार बार OI लिखने का क्या मतलब है भैया, बताओ, है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऑप्टिकली एक्टिव लिखेंगे यहाँ पे, बोथ विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको बता ही रखा है, एक्टिव का मतलब जिंदा है तो लड़ाई झगड़ा होगा, और अगर बराबर नहीं है तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो यानी कि भैया यहाँ पे आर वाले में ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, और दोनों ही ऑप्टिकली, चाहे ये आर को काटो चाहे ये आर को काटो, झगड़ा होना है, ठीक है। तो ये समझ गया, डीसिमेट्रिक का मतलब समझ गए पूरी तरह से कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। मिरर इमेज जो होगा, दो अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, और बोथ विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब चलते हैं जरा दूसरा कंडीशन। ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर मान लीजिए सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सिमेट्रिक है तो क्या होगा? कंपाउंड अगर सिमेट्रिक है, यानी जैसे H वाला लिया था, H वाला, तब क्या होगा? मिरर इमेज विल सुपर इम्पोज। H वाला को उठा करके आप रख सकते हैं H पे, कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, तो बोलेंगे मिरर इमेज विल बी सुपर इम्पोजेबल। इमेज इज नॉट अनदर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये H और ये H देख करके कोई नहीं बता सकता कि मिरर की इस तरफ ये है कि मिरर की इस तरफ ये है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहां पे ये दोनों ही एक दूसरे से इस तरह से लगेंगे कि कोई भी रियल लग सकता है, कोई उल्टा दिखेगा नहीं इसमें। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस वजह से मिरर इमेज इज नॉट द अनदर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों को आप सेम समझ के चलिएगा, अलग अलग मत काम कीजिएगा। मतलब अगर किसी ने पूछा कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए यहाँ पे, तो आप दोनों को एक ही काउंट कीजिएगा। दो दिख तो रहे हैं लेकिन एक ही होगा, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं ना, सेम ही है ना, तो ये आइडेंटिकल हो गया। बेसिकली क्या बोलेंगे? ये आइडेंटिकल होगा। ये जो मिरर इमेज हुआ आइडेंटिकल हो गया, और यहाँ पे जो मिरर इमेज था ये आइडेंटिकल नहीं था। ये आर वाला केस में ये नॉन आइडेंटिकल था, इसीलिए लिखा था अनदर ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये ऑप्टिकली एक्टिव थे क्योंकि हम इसको बराबर काट नहीं सकते थे। इनएक्टिव क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है, सिमेट्रिक है भाई, बराबर कट जाएगा, झगड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। इमेज इज नॉट अनदर ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ऑप्टिकली लिखना छोड़ दिया इसने, आधा काम एक्चुअली मैंने ही लिखा है, किसने लिखा है? थोड़ी किसी और ने लिखा है, अपने आप को ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है।
ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, CH3CHBr, CH3CHBr, CH3। अब ये देखो बीच वाला कार्बन, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है, H हो गया, Br हो गया, CH3 हो गया, H हो गया, Br हो गया, CH3। लेकिन काम की बात है बॉस, क्या काम की बात है कि इसको पहले मैं फीसर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। 2 कायरल कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन 2 कायरल कार्बन हो गया, देखिए H, Br, CH3, CH3 सब लगा दिया। इंपॉर्टेंट बात क्या है प्रभु, देखिए जरा ध्यान से, कि यहां पे ब्रोमीन है, यहां CH3 है, यहां H है, यहां पे भी वही ग्रुप लगे हुए हैं। यानी कि अगर आप बीच से कट करेंगे ना, तो ये केक बराबर कट जाएगा, आई मीन कंपाउंड बराबर कट जाएगा 2 पार्ट में। तो इसका मतलब है इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका जो मिरर इमेज होगा, देखिए ये बना रहा है मिरर इमेज, दिख रहा है ना, ये ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन आ जाएगा इसका मिरर इमेज में। अब प्यारे बच्चों, इसको उठा करके इसके ऊपर रखते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, तो ये जो ब्रोमीन है, फ्लिप नहीं करना है, ये जो ब्रोमीन है वो इस H के ऊपर आ जाएगा, करेक्ट ना, ये ब्रोमीन इस H के ऊपर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर तो ओवरलैप नहीं हुआ, लेकिन मैंने बोला रोटेशन आप कर सकते हो। तो आप रोटेशन करोगे ना, तो ये CH3 इस जगह पे आ जाएगा और ये CH3 इस जगह पे आ जाएगा रोटेशन करके, और ये Br फिर यहां आ जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। तो रोटेशन करेंगे तो फिर हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो है HH टाइप है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है और मिरर इमेज सेम ही है, यानी कि ये दोनों आइडेंटिकल है, ये 2 अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, सेम ही है। तो क्या हो गया, यहां मैंने येलो कलर से लिखा है कि इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट डिसिमेट्रिक कंपाउंड। डिसिमेट्रिक कंपाउंड नहीं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इसको बराबर काट सकते हैं। तो 1 and 2 आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, क्वाइट ऑब्वियस। 1 and 2 आर आइडेंटिकल, 1 and 2 आर आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये मिरर किस तरफ ये है कि ये है। सो हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है दोनों, ठीक है। 1 and 2 आर आइडेंटिकल का मतलब यहां पे इसको भी समझ लीजिएगा कि सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स, करेक्ट ना, ये दोनों सेम ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, यानी कि आप 2 काउंट नहीं कीजिएगा, ये 1 ही है या तो 2 ही है। तो ये बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि भाई बराबर कट जा रहा है, झगड़े की तो बात ही नहीं उठती। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, उसी कंपाउंड में जो फिशर प्रोजेक्शन में मैंने यहां पे इसको लिखा था, ये ब्रोमीन को जस्ट घुमा दिया मैंने, बस एक को इधर चेंज कर दिया, H की तरफ लिख दिया और H को इधर लिख दिया, देखिए यहां पे कर दिया ना। ये 3rd और 4th केस लिया। अब इसका मिरर इमेज बनाता हूं। इसका मिरर इमेज देखिए कैसा है, H के सामने H, Br के सामने Br, ये बन गया, करेक्ट है। प्यारे बच्चों, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या ये बराबर कटेगा? तो देख के तो लगता है कि सेम कंपाउंड है तो कटना चाहिए, लेकिन जब आप मान लीजिए कि ये पेड़ को आपने यहां से काटा, तो ये CH3 इस CH3 पे ओवरलैप करेगा, लेकिन ये Br ना इस H पे ओवरलैप करेगा। तो इसका मतलब है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा मुझे। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे नहीं है, कहां लिख दो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो इसका मिरर इमेज बना, अब आप इसको उठा करके यहां रखेंगे। अब ये H टाइप नहीं है, ध्यान रखिएगा, अब ये H टाइप नहीं है, अब ये बन गया R टाइप। भले ही सारे ग्रुप सेम है, बट ये R टाइप बन गया, करेक्ट है। यानी कि अब इसको उठा के अगर आप रखेंगे तो इस H, ये H Br के ऊपर आएगा और ये Br H के ऊपर आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि इसको रोटेशन कर देंगे, इस CH3 को यहां कर दे और इसको यहां कर दे, तो ये वाला H घूम के यहां आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। तो ये मेरा R हो गया, RR टाइप हो गया। अब आप घुमाएंगे तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ये इसको अगर मान लीजिए इस R को इसके ऊपर रखता हूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, करेक्ट है। अब आप इसको घुमा लो, रोटेशन कर लो, कभी भी ये इस R के ऊपर नहीं आएगा। हाँ, फ्लिप जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, फ्लिप करेंगे तो हो जाएगा। सो क्या हमने बोला, डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री पता चला नहीं है तो ये डिसिमेट्रिक कंपाउंड हो गया, डिसिमेट्रिक हो गया भाई साहब। 3rd and 4th आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्वाइट ऑब्वियस है, डिसिमेट्रिक है तो पक्का है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया। 3rd and 4th आर 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स, करेक्ट है, सेम तो नहीं है, क्योंकि
हम ये आर वाला टाइप है, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब मैं एक कायरल कार्बन की बात कर रहा हूं, दो तो समझा दिया था। अब आप देखिए ये एक कायरल कार्बन है और यहाँ पे ये एक कायरल कार्बन है, ठीक है। अब ये कायरल कार्बन पे देखिए ये अलग ग्रुप लगा हुआ है, ये अलग ग्रुप लगा हुआ है, ये अलग ग्रुप, ये अलग, तो डिसिमेट्रिक हो गया। कायरल कार्बन है यानी एसिमेट्रिक सेंटर है और चारों अलग हैं, तो डिसिमेट्रिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसको लिख देता हूं, यहां से ये तो पता ही चल गया कि ये डिसिमेट्रिक हो गया। और अगर डिसिमेट्रिक है तो इसका जो मिरर इमेज होगा ये वाला कैसा हो जाएगा, आरआर टाइप हो जाएगा, करेक्ट है ना। ये आरआर टाइप होगा यानी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा। यानी कि अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, जब चारों ही ग्रुप अलग है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, ठीक है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो पहले ही पता चल गया कि ये डिसिमेट्रिक है। डिसिमेट्रिक है तो इस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये तो दो डिफरेंट आइसोमर्स हो गए, ये दोनों दो डिफरेंट आइसोमर्स हो गए। यहां लिख देता हूं डिफरेंट आइसोमर, ठीक है। प्यारे बच्चों इसी को इनांसियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब इस तरह के, एक कायरल कार्बन पे बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, जब इस तरह का रहेगा ना, ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है, और ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे, तो यहां पे मैं नॉन सुपर इम्पोजिबल भी लिख देता हूं। तो जगह तो है नहीं बट यहां ऊपर लिख देता हूं नॉन सुपर इम्पॉसिबल, करेक्ट ना, क्योंकि ये आप इसको ऊपर रखो तो ये उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर रोटेशन करेंगे तो पहुंच जाएगा क्या, तो देखो COH नीचे आ जाएगा CH3 की तरफ, CH3 ऊपर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ये CH3 नहीं है ऊपर, उसके जैसा ये अलग अलग ग्रुप है, तो रोटेशन भी नहीं कर सकते इसमें। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा और डिफरेंट आइसोमर्स है। ये R अलग है, ये R मतलब ये अलग है, देखने में अलग टाइप का दिख रहा है। तो अब बात उठता है कि इन दोनों भाइयों का ना एक नाम होता है। ये है तो देखने में जुड़वा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुड़वा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब दोनों, हो सकता है कि खाना एक टाइम में खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे काम वो दोनों एक टाइम पे ही करें, पढ़ाई लिखाई खेल कूद, ठीक है। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं इसको बोलते हैं इनांसियोमर। आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। इस तरह के रिलेशन को इनांसियोमर बोलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन। अभी तक तो मैंने आपको केक और ये सब करके सिखा दिया, भाई बहन झगड़ा लड़ाई ये सब करके सिखाया, लेकिन अब केमिस्ट्री का टेक्निकल लैंग्वेज है बॉस। अब तुम एग्जाम में लिख दोगे कि झगड़ा हो जाएगा, केक काट देंगे, भाई बहन वाली बात तो चलेगा नहीं, वो वहां पे 0 आएगा और बोलोगे मास्टर ने पढ़ाया था केक और लिख के हम आ गए केक, तो नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एसिमेट्रिक, ये टेक्निक है, इसके थ्रू हम पकड़ेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन को कि ये कार्बन और ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों है। अब हम टेक्निकली पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा नॉर्मल रस्टिक लैंग्वेज में आइडिया दे दिया था कि इस तरह से देखते हैं, ठीक है, हाथ दिखा के केक समझा के ये सब करके। अब चलते हैं जरा केमिस्ट्री से समझते हैं कि वो कैसे समझाता है। पहला पॉइंट है इन फीसर प्रोजेक्शन let the group be located as 1 2 3 4 in which one stand group of topmost priority, 4 should be the least priority being at the bottom line. By doing exchange between the two pairs of groups should be done always. नहीं समझ में आएगा कुछ भी, करेक्ट ना, इतना जल्दी पढ़ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट समझाता हूँ। ये लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखा है कि कभी हो सके कि मेरे लाइव लेक्चर नहीं हो और आपके पास स्क्रीनशॉट हो, तो ये देख के आप समझ जाओगे कि मास्टर ने क्या बोला था। तो देखिए अब मैं इसका सीधा एग्जांपल समझाता हूं। एक रूल बस इतना याद रखिएगा, आपको ना एक सर्कल बनाना है 1 2 3 वाया 2, 1 2 3 एक सर्कल मारना है, लेकिन वाया 2 होना चाहिए। कभी भी जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 2 3 करना है, तो ये भी एक तरीका है, और वाया 2 मतलब ये भी एक तरीका है, तो वाया 2 करना है, ये वाला नहीं चलेगा, बस इतना याद रखना है।
अगर ये सर्कल क्लॉकवाइज हुआ तो हम बोलेंगे आर, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको बोलेंगे एस। चलिए अब सिखाता हूं। जैसे अब ये कंपाउंड ले लिया, ये इसमें देखिए, अब आपको मैंने पहले ईजेड कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक वेट के हिसाब से ग्रुप को डिसाइड करना बताया था। तो आप सबसे पहले देखिए इस कार्बन से कौन कौन सा कनेक्टेड है। इस कार्बन से, लेट मी टेक अ रेड पेन, इस कार्बन से यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड है, पहला कार्बन, ये मतलब आई मीन दिस कार्बन से डायरेक्टली पहले कौन कनेक्टेड है, यहाँ पे H कनेक्टेड है और यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड है। ये H, ये वाला जो H है ना, वो इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो सेकंड एटम में आएगा, तो ये सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन सब में O, C, H और C में सबसे ज्यादा हैवी कौन होगा एटॉमिक वेट में? कार्बन होगा, सॉरी ऑक्सीजन होगा। तो इसको मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन होगा, बट दो कार्बन है यहाँ पे। अब कैसे डिसाइड होगा? तो अब उस कार्बन का सेकंड एटम में जाइए, तो देखिए सेकंड एटम डायरेक्ट ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हेवी होगा, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया सेकंड और इसको कर दिया, ये वाला हो गया थर्ड, और हाइड्रोजन तो लीस्ट चला जाएगा फोर्थ। करेक्ट, वही ऑर्डर दे दिया, OH को फर्स्ट, COH सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्यारे बच्चों, अब जरा समझिए रूल्स क्या है। रूल्स ये है कि आपको जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसको बॉटम लाइन पे लाना है, यानी कि वर्टिकली डाउन लेके आएंगे बॉटम में। तो बॉटम में लाएंगे तो जो भी बॉटम में रहेगा वो उसकी जगह पकड़ लेगा। तो वैसा ही ऊपर वाला के साथ ऑटोमेटिक होगा, इधर भी एक्सचेंज होगा तो उधर भी एक्सचेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ कार्बन है, इसको मैं बॉटम में लेके आ रहा हूं, ये यहाँ पे, तो ये जो CH3 है वो इसकी जगह चल जाएगा, तो ऊपर में भी चेंज होगा। ये 2 आ जाएगा OH की जगह और OH चला जाएगा COH की जगह। तो देखिए मैंने वो कर दिया, H को नीचे ले आया, CH3 उसकी जगह, और COH को मैं OH की जगह ले आया और OH को CH3 की जगह। ठीक है, अब 1 2 3 जैसा था वैसे लिख दीजिए। ऑक्सीजन 1 था, ये 2 था, ये कार्बन 3 था और ये हाइड्रोजन 4 था। अब करिए 1 2 3 वाया 2। तो देखिए 1 2 3 ये हो गया। अब मैं जरा कौन सा पेन ले लूं, तो मैं ये ले लेता हूं। तो देखिए 1 2 3 ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं लेना है अपने को। 1 2 3 वाया 2 लेना है। देखिए तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे इसको? आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे जरा ध्यान से, ये एक तरह का कंपाउंड है। अब इसमें भी आपको पता ही है कि HOH, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब घुमाते हैं। मैंने बोला था कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, उसको बॉटम लाइन पे ले जाते हैं। यहाँ लेके आए तो ये उसकी जगह चला जाएगा और यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा। तो ये मैंने कर दिया। तो अब नंबरिंग जैसा था वैसे लिख दीजिए। ये ऑक्सीजन पहले नंबर पे था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब करते हैं, क्या करेंगे? देखिए 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? 1 2 3 वाया 2, ये हो गया। अब ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहां बता दिया आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना। ओके बॉस, तो ये आपको समझ में आ गया आर एस कॉन्फ़िगरेशन। छोटा सा पार्ट बताया। अब मैं बताता हूं मोर देन 1 कायरल कार्बन रहेगा तब आर और एस कैसे निकालते हैं। देखिए ये कार्बन कायरल है और ये भी कार्बन कायरल है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है और ऊपर में C लगा हुआ है, और नीचे में भी ये देखिए C, पहला आइटम तो C है ना। ये ब्लू से फोकस कीजिए, पहले ये वाले को पकड़ते हैं। तो नीचे वाला को मैं ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके साथ पहला कनेक्टेड है कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब इन सब में एटॉमिक वेट के हिसाब से वेटेज दे देते हैं। कैसा हो जाएगा? सबसे पहला वेट हो जाएगा 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये देखिए 1 लिख दिया ऑक्सीजन। फिर 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कार्बन है और ये कार्बन है, डिसाइड नहीं हो रहा, दूसरे पे जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखिए इसका दूसरे में हाइड्रोजन भी है, ब्रोमीन भी है और एक और कार्बन है। इसके 2 में अगर COH को देखें तो इसके 2 में 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इसके ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड कार्बन है, तो हेवी हो गया ये वाला C। तो ये पूरे को ना, जैसे ये ऐसे मैंने सर्कल मार दिया है, इस पूरे को G से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसको मैंने सेकंड लिख दिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसको 4th लिख दिया और ऊपर वाला जो है 3rd हो जाएगा, क्योंकि G वाला को, इस कार्बन को अगर सेकंड लिखा तो ये 3rd हो जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। पीछे में आपने देखा था COH को मैंने CH3 के
रेस्पेक्ट में सेकंड लिखा था, ये कर दिया। रूल सेम है लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, यानी फोर्थ इज द लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पे वो हाइड्रोजन है, नीचे लेके आए, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे भी चेंज किया, ठीक है। तो ये कैसा बना, देखिए ये ऐसा बना चेंज करने के बाद। OH जो है OH ऊपर चला आया, दिख रहा है ये वाला OH ऊपर चला आया और COH उसकी जगह ले लिया। और यहाँ पे भी G और H के बीच में चेंज हो गया। तो ये G समझ रहे हैं क्या है ना, ये जो मैंने सर्कल बनाया बड़ा सा रेड कलर का, ये है, ठीक है, ये तो ये G बना दिया। अब 1 2 3 वाया 2, तो देखिए 1 2 3 वाया 2, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब है ये मेरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये मेरा S कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखिए एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन और क्लॉकवाइज राइट, यानी कि आप समझिए ना, क्लॉकवाइज यानी कि राइट मूव करेंगे तो राइट लिख देंगे, R लिख देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ये S हो गया। अब प्यारे बच्चों जरा देखिए दूसरा नीचे वाले कार्बन का बताने जा रहा हूं। ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला से कनेक्टेड है ये ब्लू वाला कार्बन, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन और ये कार्बन। अब चलिए इसमें भी प्रायोरिटी देते हैं। सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगा ये, नंबर 2 इस कार्बन में, और इस कार्बन में प्रायोरिटी इसको दे देंगे, करेक्ट ना, क्योंकि इसके साथ C लगाया हुआ है, OH लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये लिख दिया, देखिए 3 4, ये ब्रोमीन 1 और ये G लिख दिया, इसको पूरा इतना लिखने की जगह G लिख दिया मैंने। अब फिर से हाइड्रोजन जो सबसे छोटा है उसको नीचे लेके आएंगे और इसको ऊपर लेके आएंगे, और सेम यहाँ पे भी एक्सचेंज करेंगे। तो देखिए क्या हो गया। अब इसको करिए 1 2 3 वाया 2, तो घुमाया 1 2 3 वाया 2, तो देखिए ये क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज आ गया, इसका मतलब है ये मेरा R कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो आपको R समझ में आ गया होगा और S भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है, इस होमवर्क को। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, चलिए मैं वेज प्रेजेंटेशन यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कंपाउंड मैंने लिया है, जिसको आप लोग, इसको हम लोग बोलते थे, कौन सा प्रोजेक्शन बोलते थे, फीसर प्रोजेक्शन बोलते थे, जो इस तरह से प्लस में लिखते थे, फीसर प्रोजेक्शन। अब इसको हम वेज प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। वेज प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब आप 3 डायमेंशनली किसी चीज को देखते हैं तो उसको वेज प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसमें देखिए 4 तरह का बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्ब CH3 के साथ, एक अल्कोहल के साथ जो डॉटेड लाइन पे, ब्रोकन लाइन जिसको बोलते हैं, उस पे है OH। यानी ये ब्रोकन लाइन जो है ना, ये आपकी तरफ है, यानी अंदर की तरफ है, और ये COH मेरी तरफ है, समझ गए। ये आउट ऑफ द प्लेन है और ये OH इनसाइड द प्लेन है। तो देखिए क्या है, अब इनको कैसे, इस वेज प्रेजेंटेशन का क्या रूल है RS कॉन्फ़िगरेशन का, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन ब्रोकन लाइन, वहां पे बॉटम लाइन पे लाते थे, यहाँ पे ब्रोकन लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जैसे यहाँ हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी होगा तो उसको वहां लेके जाएंगे। रेस्ट फॉलो एबव, जैसे पहले आपने किया अभी RS कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी सब ऐसे ही होगा, यही रूल है। चलिए अब इसको दिखा देता हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब इसका मैंने प्रायोरिटी किया दिया। सबसे पहले ऑक्सीजन 1 नंबर आएगा हेवी, फिर थर्ड आएगा ये CH3, सेकंड आएगा ये, फोर्थ यहाँ आ गया। अब हमको इसको प्रायोरिटी पे लेके आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसको मुझे प्रायोरिटी, इस फोर्थ को ब्रोकन लाइन पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, जरा देखिए ध्यान से। तो ये फोर्थ को आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, 2 बार एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या एक्सचेंज करना पड़ेगा, देखिए जरा ध्यान से। ये फोर्थ को यहां लेके गए, ठीक है, और ये यहां लेके आए COH, ठीक है। तो देखिए एक राउंड किया तो H यहां पहुंचा, तो यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहां CH3 पहुंचेगा, करेक्ट ना, यहां CH3 पहुंचा, लेकिन मुझे यहां लेके आना है तो फिर एक राउंड मारना पड़ेगा, ठीक है। तब ये H यहां और CH3 यहां पहुंचेगा, देखिए CH3 यहां और H यहां, तो 2 राउंड हुआ। तो क्या हुआ, पहले राउंड में OH जो था यहां गया, और दूसरा राउंड में फिर यहां पे भी तो करेंगे ना, इस जगह पे COH और OH के बीच में, तो OH यहां आ जाएगा और COH यहां आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, 2 राउंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है। तो ये हो गया। तो नोट, any 2 structures differing in configuration RS at one or more respective asymmetric center will be always a structure of 2 different optical isomers। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये R है और ये S कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन है और अगर ये S कॉन्फ़िगरेशन है,
तो ये दो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर ये R है और ये भी R है तो सेम हो जाएगा, S है और ये भी S है तो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये S है और ये R है तो अलग अलग हो जाएगा, ये R है ये S है तो अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आप समझ गए होंगे। और बाकी RS कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना समझ में आएगा, इसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए। इफ टू स्ट्रक्चर्स हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन on their respective asymmetric center, they will be respective structures of the same optical isomers। यानी कि मान लीजिए ये भी R है, ये भी R है, ये भी S है, ये भी S है, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना प्रभु, ये भी सेम हो गए। अलग अलग बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि दो सिंगल कार्बन वाला ले रहा हूँ, है ना, सिंगल कार्बन वाला ले रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये सिंगल कार्बन वाला सीन ले रहा हूँ कि अगर इस तरफ आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो दोनों सेम हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला टाइप हो गया। तो यहां से समझ में आ गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बस ध्यान रखिएगा एक बात, ये R, अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, अभी अभी आपने बताया था कि मिरर इमेज ऐसे होता है। भाई ये मिरर इमेज नहीं बना रहा हूं, ये R कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं आपको, उसको उससे मत जोड़ लेना, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये R कॉन्फ़िगरेशन है कि इधर पे भी कंपाउंड का R कॉन्फ़िगरेशन हो, इधर पे भी R हो, इधर पे भी S हो, इधर पे भी S हो, ये अलग चीज था। पता नहीं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। चलो देखो ध्यान से, अब मैंने ये 4 कंपाउंड बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनमें क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, सेकंड एंड फोर आर आइडेंटिकल, वन इज डिफरेंट फ्रॉम सेकंड एंड फोर, थर्ड इज मिरर इमेज ऑफ सेकंड एंड फोर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मैं अगला टॉपिक यहां से शुरू करूंगा। थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, ये एज अ होमवर्क है आपके लिए। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और इसका आंसर बताइए। तो फिर मैं अगले में यहीं से स्टार्ट करता हूं, यहीं से डील करूंगा और फिर अगले टॉपिक में चलते हैं। तब तक नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। अगर अच्छा लग रहा हो तो सोचने के बाद, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। और अगर छोड़िए आगे क्या बोलूं।